नमस्कार, बिहार बैंड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं नज़ीर अख्तर खान। हर रोज़ लेके आते हैं हम अपना खास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। हम आपकी सुबह को बेहतर करते हैं, खुशगवार करते हैं और हम आपके सेहत का भी पूरा ख्याल रखते हैं। आप सेहतमंद और सेहत याफ्ता कैसे बने रहें, इसलिए हमारा खास सेगमेंट भी जाता है इस प्रोग्राम का आगाज़ हम एक अच्छे से अनमोल वचन से करते हैं और हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको इंटरटेन तो करते ही हैं, साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और अपने गेस्ट से भी मुलाकात कराते हैं। रोज़ नए नए गेस्ट से मुलाकात कराते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी के छुए अनछुए पहलू को हम आप तक पहुंचा सकें। दर्शकों, हमने कहा कि अखबारों की सुर्खियों को भी लेना बहुत लाजमी होता है, इसलिए हम अखबारों की सुर्खियों को भी लेना नहीं भूलते इस प्रोग्राम के ज़रिए। और हम प्रोग्राम का आगाज़ हमने कर चुका है और ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड से बचाव करने की ज़रूरत है। इसलिए सुबह का वक्त जो होता है वो बहुत, चाहे स्कूल के छोटे बच्चे हों या हम आप हों, ठंड से बचाव करें। और मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए आप लोगों को एक मैसेज भी देना चाहता हूं कि अगर आपके पास बहुत गर्म कपड़े हैं जो आप नहीं पहनते हैं, वेस्ट करते हैं या आपके पास पड़ा हुआ है, तो आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ज़रूरतमंद हैं, उनको आप अपने गर्म कपड़े दे सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं सवाब का काम होता है। दर्शकों, प्रोग्राम का आगाज़ हम एक अच्छे से अनमोल वचन से करते हैं, तो देखते हैं क्या ख़ास है आज अनमोल वचन में। महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त और चंद्रमा के सौंदर्य की प्रशंसा करता हूं, मेरी आत्मा उसके निर्माता के पूजा के लिए विस्तृत हो उठती है। वक्त हो चला है हम अपने गेस्ट से आपको के रूबरू कराएं, मुलाकात कराएं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे ख़ास मेहमान हैं शंकर शर्मा जी, जो कि असिस्टेंट सुपरिटेंडिंग आर्कोलॉजिस्ट हैं और नालंदा म्यूजियम में। तो हमारे ख़ास मेहमान से आपके मुलाकात कराते हैं शंकर शर्मा जी से। शंकर शर्मा जी, नमस्कार। हमारे ख़ास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज इस मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पर इस सुबह के कार्यक्रम में एक विशेष कार्यक्रम आप लेकर के आए जी। और हम लोग आगे की बातचीत में जानेंगे कि किस प्रकार से एक पुरातत्वविद का लाइफ होता है और कैसे वो ज़िंदगी पूरा तलाशते तलाशते गुजार देता है और उसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किया है वो कैसे एक किताबों के पन्नों में बाद में वही चीज़ संकलित हो जाती है। तो इन्हीं चीज़ों पर हम आज बात रखेंगे। जी। मैं शंकर शर्मा वैसे कई वर्षों से इस विषय को समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें आती है कि लोग जो है काफ़ी उत्साहित हो जाते हैं इसमें। जी। काफ़ी उत्साहित हो जाते हैं। तो हमने ऐसे ही कुछ काम किए हैं पुरातत्व के क्षेत्र में। बहुत सारे विभाग में बहुत सारी सीमाएं रहती है, बहुत सारा इसमें असाइनमेंट मिलता रहता है। तो हम जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में ज्वाइन किए 2003 में, उसके बाद से कई जगहों में हमने सेवाएं दी। मेरी पहली पोस्टिंग मुर्शिदाबाद में रही। उसके बाद फिर मैं बिहार में आया, पटना अंचल में आया। तो यहाँ पर आने के बाद मैं बिहार के पुरातत्व के बारे में समझ सका और 2008 से अभी 2022 भी अब गुजर गया। हम लगभग ये 14 वर्षों में कई प्रकार के कार्यक्रम हमने किए हैं, अनुसंधान से संबंधित कार्यक्रम किए हैं। और एक पुरातत्वविद का जो ज़िंदगी होता है वो सिर्फ खोज और खुदाई और उसके बारे में समझना और यही सारी बातें हैं। बेसिकली अगर हम बात करें आपके बारे में, तो आप रहने वाले कहाँ के हैं और शुरुआती जो एजुकेशन था आपका वो कहाँ से आपने हासिल करी थी? मैं तो बिहार से ही बिलोंग करता हूँ और मैं मगध क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। सोन नदी के किनारे ही हमारा गांव है और सोन के इर्द गिर्द में पुरातात्विक अवशेष क्या हैं, ये मेरी एक बहुत बड़ी कुतूहल वाला स्वयं में ये सवाल था। क्योंकि सोन
के बारे में बहुत सारे प्राचीन साहित्यों में भी चर्चाएं मिलती हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द में पुरातात्विक अवशेष क्या हैं। जब मैं पटना अंचल में ज्वाइन किया था तो फिर इस संदर्भ में भी मैंने थोड़ा सोचना शुरू किया। तो मैं कह सकता हूँ कि मगध क्षेत्र में रहने की वजह से मगध के प्रति मेरी पुरातात्विक रुचि भी काफ़ी रही है, और मैं कई जगहों पर उत्खनन का भी कार्य में भागीदार रहा है उसमें। और जानते ही हैं कि मगध कैसे पूरे भारत के प्रथम जो गणराज्य था उसकी मगध की राजधानी राजगीर रही थी। तो मैं राजगीर में भी उत्खनन का कार्य किया, और विभाग द्वारा जो कुछ भी हमको असाइनमेंट दिया गया उसमें हम खास करके एक्सप्लोरेशन को लेकर के, एक्सकेवेशन को लेकर के, तो इसी कड़ी में हम लोग कभी कभी भटक भी जाते हैं कि किधर जाना है, क्या करना है। तो हमारे विभाग में ऐसे ही एक योजना थी कि ये संस्कृति मंत्रालय को एक रिपोर्ट देना था कि जो हमारे प्राचीन सड़क मार्ग रहे हैं, जैसे उत्तरापथ की बात लोग जानते हैं, और ये उत्तरापथ कितना प्राचीन है, ये उत्तरापथ के इर्द गिर्द में क्या पुरातात्विक अवशेष रहे होंगे, और यह कब तक चलता रहा। ये सारी बातों को लेकर के एक योजना बनी थी, और मुझे उसके लिए विभाग की ओर से एक कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। और मैं बिहार में जो उत्तरापथ का अलाइनमेंट किधर से किधर जा रहा है, और उसके बाद फिर सड़के आजम जो सिरसा सूरी के समय का सड़के आजम आपने कहा, तो उसमें बादशाही सड़क भी हम कह सकते हैं। हाँ, बादशाही सड़क एक्चुअली मुगल शासन के काल में हाँ, ये उसको बादशाही सड़क के नाम से हम जानते हैं, और उसके पहले सड़के आजम के नाम से जानते हैं। इसको शाहराही सड़क भी बोलते हैं, क्योंकि शेर शाह जी का ये बनाया हुआ, पुनर्निर्मित किया हुआ था। अगर उत्तरापथ की आप बात करें तो भारत ही नहीं, संपूर्ण जम्बूद्वीप का मतलब ये है कि ये संपूर्ण वर्तमान जो उत्तरी भारत का क्षेत्र है, और इससे सटे हुए और भी दूसरे जो देश हैं, वो सारा क्षेत्र उस समय जम्बूद्वीप के अंतर्गत आता था। तो जम्बूद्वीप के क्षेत्र में जो भी रास्ता पूरब की ओर से जा रही हो, उत्तर की तरफ में उत्तरापथ, यानी उत्तर की ओर जाने वाले पथ, तो ये संपूर्ण क्षेत्र जम्बूद्वीप के क्षेत्र को उत्तरापथ के नाम से भी जानते हैं। और ये जो मार्ग है, इसकी चर्चाएं आपको काफ़ी प्राचीन साहित्यों में मिलता है, और आपको पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी इसका वर्णन मिलता है। और ये पहला हम लोग देखते हैं कि सम्राट अशोक ने जब विभिन्न शिलालेखों का भी उन्होंने लगवाया, तो उसमें भी उत्तरापथ की चर्चाएं हैं, मेंशन है वहाँ। हाँ, उसमें भी इंस्क्रिप्शन में भी है। तो उत्तरापथ का साहित्यिक जो स्रोत संदर्भ रहा है, उसके अलावा पुरातात्विक क्या रहा है, इसी चीज़ को जानने के लिए, और ये कितना प्राचीन हो सकता है यह पथ, उसी चीज़ को जानने के लिए ये योजना हम लोग जो है विभाग ने बनाया था, और उसके लिए आइडेंटिफाई हम लोग साइट्स का कर रहे थे जी। तो इसमें हम लोगों ने पाया कि जो ये 2400 किलोमीटर का इसका स्ट्रेच था, लोग बताते हैं कि लगभग 2400 किलोमीटर का स्ट्रेच, जो सुनारगांव बांग्लादेश से लेकर के, और ये पूरा आपको अफगानिस्तान तक ये जाता है। चलिए हम बात करेंगे उत्तरापथ और सड़के आजम के बारे में। उत्तरापथ, सड़के आजम, बादशाही सड़क, और बात करेंगे जीटी रोड के बारे में। बातचीत हमारी पूरी नहीं हो पाई थी, जो आप बता रहे थे सारी सड़कों के बारे में, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताया आप। मैंने जैसा कि बताया कि ये जो प्राचीन हमारे मार्ग रहे हैं, उसमें उत्तरापथ सबसे प्राचीनतम मार्ग रहा है, जिसको मौर्य काल में ये रहा है।
और उस समय से लेकर के और शेर शाह के ज़माने तक इसको शायद लोग उत्तरापथ के रूप में ही जानते होंगे, बट शेर शाह ने उसको पुनर्निर्माण किया। तो उसको जब पुनर्निर्माण किया तो इन्होंने अपने शासनकाल में इसका एक नया नामकरण किया, सड़के आज़म। सड़के आज़म जी। और मुग़ल शासनकाल में फिर इसी का नामकरण हो गया बादशाही सड़क। परंतु जब अंग्रेज लोग आए, उसी प्राचीन मार्ग को, चूँकि ये एक एंशिएंट ट्रेड रूट था, इस पर पूरे मिलिट्री ट्रूप मतलब जाती थी, इस पर पूरा व्यापारिक कारोबार होता था। मैं एक बहुत बढ़िया कोट करना चाहूँगा, बहुत फेमस मतलब नोवेल राइटर थे, रुडयार्ड किपलिंग, जानते होंगे वो। 1901 में एक उनका बहुत पॉपुलर हुआ था नोवेल किम। उस किम में चूँकि वो एक ग्रैंड ट्रंक रोड के ऊपर किस प्रकार का लाइफ है उसको उन्होंने देखा था, क्योंकि ये लाहौर में भी जाती थी, गुजरती थी होते हुए, तो पेशावर, लाहौर, उधर में उन्होंने देखा कि कैसे इस पर लाइफ चलती है। तो उन्होंने बताया था कि ये एक नदी की तरह है, बहती रहती। हाँ, नदी की तरह बहती रहती है, और इसमें हर प्रकार के लोग, हर प्रकार के व्यवसायी, उन्होंने विभिन्न प्रकार के व्यवसायियों का नाम भी दिया है। उन्होंने बोला किस प्रकार से लोग ठगी का शिकार हो जाते थे, ये भी बात उन्होंने मतलब अपने रखा। सारी चीज़ें उन्होंने बताई है, सारी चीज़ें बताया है उसमें। और बोल रहे कि मैं भी जब उसको देख रहा था लोगों को, तो मुझे भी लगा कि मैं एक तैरता हुआ जैसे काठ हूँ, लकड़ी हूँ, ऐसा। मीन्स ये कितना अच्छा रहा होगा कि सदियों से ये चीज़ें चल रही, इस पर कितने तरीके के लोग व्यवसाय करते होंगे। आपको मैं बताऊं कि प्राचीन समय में ये इसी मगध साम्राज्य के क्षेत्र में बहुत सारे नगर थे। इस मार्ग का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है? देखिए, हम लोग तो विभिन्न साहित्यिक स्रोतों में जानते हैं कि हमारे प्राचीन जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, इधर से उधर जो जाने की जो व्यवस्थाएं कैसी रही है, तो उसमें जो उत्तरापथ की जो चर्चाएं हैं उसका साहित्यिक स्रोतों में तो लोग पढ़ करके जान लेंगे जी। लेकिन अगर उनके दिमाग में ये अगर सवाल उठेगा कि ये कैसा रहा होगा, तो ये एक बहुत बड़ी सवाल हो जाती है। क्योंकि कोई भी प्राचीन अवशेष जो है उसका साहित्यिक स्रोतों में अगर वर्णन है तो हमको उससे टैली कराना होता है कि ये अवशेष क्या जो साहित्यिक स्रोतों में वर्णित है उससे मिलता है, नहीं मिलता है। तो इसी क्रम में पुरातत्व और इतिहास के दृष्टि से उत्तरापथ के अवशेष काफ़ी मायने रखते हैं, क्योंकि इसका जो भौतिक अवशेष है ये इतना बड़ा अवशेष है कि अभी क्या है कि नगरीकरण का होड़ है, बहुत सारे पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, तो जो प्राचीन अलाइनमेंट इसका था वो अलाइनमेंट पर बहुत सारे नगर बस गए। अब धीरे धीरे उस सड़कें चौड़ी हो रही है, सड़कें ऊंची हो रही, तो जो प्राचीन जो अवशेष था उसके ऊपर ये पूरा अब बहुत जगह ढक गया। तो हमको अभी भी जो अवशेष बचे हुए हैं उसको तलाशना बहुत ज़रूरी है, और इसी कारण से इसका बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक महत्व हो जाता है। तो हम जैसे कहते हैं कि प्राचीनता की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको कैसे हम प्रमाणित करते हैं? प्रमाणित करने का क्या है? जैसे पुरातत्व में क्या है कि मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच का यह विषय है, तो इसमें हम जो इतिहास में वर्णित चीज़ें हैं, जो साहित्य में वर्णित है, उसका तो हम उदाहरण के आधार पर इतिहास को समझने का कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे कोई पुरातत्वविद है तो वो पहले सतह पर क्या चीज़ें है नहीं है, जैसे साहित्यिक स्रोतों में अगर उसको वर्णन मिला है कि ये रास्ता इधर से उधर जाती थी, जैसे आप उत्तरापथ की बात करें तो जो चाइनीज़
यात्री यहाँ पर आए, जैसे फाइयान आए, ह्वेनसांग आए या आयत सिंह आए, और उसके बाद भी और भी लोग आए यहाँ पर। तो अपनी जो यात्रा का विवरण उन्होंने दिया है कि ये रास्ता किधर से किधर जाती थी। तो उसी कड़ी में हम लोग जो है उसको खोजने का कोशिश करते हैं कि क्या उन लोगों ने जो वर्णन किया है उसी रास्ते पर चीज़ें मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो जब हम रास्ते की तलाश में निकलते हैं तो रास्ते की तलाश में बहुत सारे अवशेष मिलते हैं, बहुत सारे प्राचीन भवन मिलते हैं, और कुछ पुल नदी के ऊपर या छोटे जो नाले रहे होंगे उसके ऊपर बने कुछ उसके अवशेष दिखाई देते हैं। तो इस सारे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये संकेत करते हैं कि इसका अलाइनमेंट कैसे जा रहा है। आपने सही कहा, उसका छोटी छोटी चीज़ें जो है वो संकेत करते हैं। लेकिन क्या आप हमारे दर्शकों को मैसेज देना चाहते हैं कि जो बहुत सारे लोगों को पुरानी चीज़ें मिलती है, हाँ, तो वो उसको मतलब मिसयूज़ करते हैं या तोड़ देते हैं या फिर अपने घर में जाके छुपा देते हैं, तो वैसा ना करें। ऐसा कभी आप लोगों को मतलब सामना करना पड़ता है कि आपको गांव में किसी जगह पे पता चला कि भाई वहाँ पे कुछ अवशेष मिला है, ये बहुत कीमती है, या बहुत से लोग चुरा के उसको बेच देते होंगे, तो वैसे आप लोग उस वक्त आप लोगों को क्या करते हैं उन चीज़ों को हासिल करने के लिए क्या करना पड़ता है आप लोगों को? देखिए, पुरातत्व का तो अपना कानून भी है इसका कि, और इसके लिए आपको पुरातात्विक अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं जी। तो उसके जो कर्तव्य रहे हैं वो तो अपना निर्वाह करते हैं। लेकिन आम जनता, ये खास करके जो नवीन पीढ़ियां हमारी हैं, उनमें ये जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है कि इसका आपका भविष्य के पीढ़ियों के लिए क्या ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि ये हमारे सभ्यता और संस्कृति के जीवित साक्ष्य माने जाते हैं। जो पुरातात्विक अवशेष हैं, कहीं भी जैसे मूर्ति मिल गई, किसी गांव में मिल गई या गांव के बाहर भी है, तो लोग उसके महत्व को ना समझने की वजह से उसको कोई वैल्यू नहीं देते हैं। और पुरातत्वविद या फिर इसके जो मर्मज्ञ है वो लोग जब उनको बताते हैं कि ये हमारा इस प्रकार के इतिहास है, तो फिर वो अगर जागरूक होते हैं तो उसको सहेजने के वो भी प्रयास करेंगे। अवेयरनेस के लिए क्या कर रहे हैं? जैसे आपने कहा कि लोग अवेयर नहीं हैं, हाँ, तो अवेयरनेस के लिए क्या प्रोग्राम चलाते हैं, लोगों को कैसे जागरूक करते हैं, कैसे अवेयर कर पाते हैं आप लोग? हम लोग ये जो विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जैसे आप अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भी कई हैं, वर्ल्ड हेरिटेज डे है, वर्ल्ड हेरिटेज वीक है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे है, और भी सांस्कृतिक अवसर हैं बहुत सारे। तो इन अवसरों पर हम विभिन्न स्कूली विद्यालय से छात्र छात्राओं को बुलाते हैं और उनके बीच में जो हमारे विभाग के लोग हैं या फिर शिक्षक हैं, उनको हम लोग आमंत्रित करके बताते हैं कि आपको इन्हें ये नहीं बचा के रखना है। हाँ, कोई भी दूसरे लोग भी अगर कुछ बर्बाद करने का प्रयास करता है, वो उस पर कुछ लिखता है स्मारकों के ऊपर, या कोई वहाँ से कोई ईंट उठा कर ले जा रहा है, भले ही वो संरक्षित हो या नहीं हो, तो भी आपको मना करना है कि इसे आप ऐसा ना करें। इसमें तो हम लोग जागरूकता के भी कार्यक्रम इसमें रखते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तरापथ के अवशेष के बारे में। तो उत्तरापथ का अवशेष के बारे में मैं संक्षिप्त बताना चाहूँगा कि 2016 में हम लोगों को सोन नदी में डेहरी, ऑनसोन एंड बारून के बीच में एक सेतु मिला। सेतु नहीं, इसे महासेतु हम कह सकते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई लगभग 4 किलोमीटर है। मीन्स 2 फेरी पॉइंट जो होता है, मीन्स नदी के एक घाट से दूसरे घाट को जोड़ने वाली है। आपको इसको हम उत्तरापथ की जो अभी वर्तमान में जो दिखता है अवशेष, इसको उत्तरापथ का अवशेष सीधे तौर पर हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उत्तरापथ बहुत प्राचीन था, लेकिन उसी अलाइनमेंट पर शेर शाह सूरी ने बनाया होगा। हाँ, ऐसा, क्योंकि दोनों तरफ में, घाट के दोनों तरफ में प्राचीन अवशेष मिलते हैं जो शेर शाह सूरी से पहले के हैं, और पूरे गांव का अलाइनमेंट मिलता है। तो इसको आप देखेंगे पूरा पत्थर से बना हुआ है, लगभग 4 किलोमीटर लंबा, 100 फीट चौड़ाई है इसकी, और 25 से 30 फीट ऊंचाई है, और इतने सख्त
चूने और मिट्टी के गारे से इसको बनाया गया है। उसमें बेल का पल्प दिया गया है, उसमें गुड़ दिया गया है, उसमें तीसी दिया गया है, क्योंकि ये सारे जो कॉम्पोजिशन है उसको अब तोड़ के देखेंगे तो उसमें दिखाई देता है। तो सड़क पुल का निर्माण वो पुल का निर्माण उसको सख्त बनाने के लिए किया गया था, क्योंकि सोन नदी आप जानते हैं पूरे बालू का नदी है इसमें। तो क्या होता है कि जब बारिश के दिनों में इसके ऊपर बालू आ जाता है और फिर कभी तेज बारिश हो गई ऊपरी क्षेत्र में तो जब ज़्यादा पानी आएगा तो तोड़ भी सकता है। काफ़ी मजबूती से इसको बनाया गया था और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इतिहास के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें ट्रैक बना हुआ था। बुलॉक कार्ट पहले चलता था, मीन्स बैलगाड़ी की काफिला चलती थी। जब कारवां चलती होगी, जैसे मिलिट्री ट्रूप चलता था, तो उस समय तो मोटर व्हीकल का कोई आविष्कार था नहीं, तो इस ट्रैक में वो मतलब जाए ऐसे जैसे रेल जैसे चलती है, रेल की पहिए चलती है, वैसा बना हुआ था। पूरे ट्रैक बना हुआ था ताकि जो बैलगाड़ी की काफिला जा रही हो वो पानी देख करके भटक नहीं जाए। वो एक लेन बना हाँ, और बीच बीच में लकड़ी के पोल उसमें लगे हुए थे, ऐसा था। तो वो ट्रैक को अंग्रेज लोग जब, जिसको हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, उस ट्रैक को जब मोटर व्हीकल का इन्वेंशन हुआ तो उस ट्रैक को इन्होंने पैक कर दिया, बंद कर दिया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेष है इस मायने में, क्योंकि किसी भी पुल हम लोग जानते हैं कि दुनिया में जितने भी बने हैं, खास करके सेतु की बात अगर करें, ऐसा स्थापत्यिक संरचना के दृष्टि से कोई नहीं होगा इतना। तो ये सार्वभौमिक मूल का एक प्रकार का पुरातात्विक अवशेष है, इसको आप कह सकते हैं। तो उसका फिर आप या गवर्नमेंट क्या करती है उन सारी चीजों को जब पता क्या है कि मैंने इसकी खुदाई किया जी, ठीक है, तो खुदाई करके इसकी पूरी संरचनाओं को हमने तलाशने का काम किया कि ये कैसे बना है, इसका वास्तु विन्यास कैसा रहा होगा, कहाँ से पत्थर लाए गए होंगे, इसमें किन किन चीज़ों का प्रयोग किया गया होगा, इस पर व्यवस्थाएं कैसी रही होगी। आप अगर पत्थरों की बात करेंगे, क्योंकि नदी के ऊपरी क्षेत्र में जिधर से ये आ रही है, अभी इंद्रपुरी बराज बना है वहाँ पर, तो बराज से और आप आगे जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे क्वेरी है पत्थर का, जहाँ पर खनन होता है, तो ये पूरा सैंडस्टोन से बना हुआ है। इसमें मैं बताऊं, इसमें लिखा हुआ है, अभिलेख भी लिखा हुआ है जहाँ तहाँ, मतलब एक उसी वक्त का अभिलेख लिखा हुआ है, और इसमें अरेबिक में लिखा हुआ है, नक्श स्टाइल के इसमें इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, और इसमें एक जगह देवनागरी लिपि भी है, फना शब्द लिखा हुआ है, जिसमें लोग बोलते हैं कि फना का मतलब होता है कि संकटों से बचना। हाँ, संकटों से बचना, यानी यहाँ पर कोई संकट भी रहा होगा इस मार्ग को पहुँचने के लिए, तो वो इंडिकेशन भी उसमें सारा लिखा हुआ है। तो इतना बढ़िया ये भौतिक अवशेष है। अच्छा, इसकी खोज कैसे हो गई, ये भी एक बहुत मतलब मज़े की बात है। हम 2016 में जब पहली बार वहाँ पर गए तो उस समय देखा कि कुछ मतलब किसी पानी इसके ऊपर ऐसे जा रहा था, तो ये मतलब एक छिलका, जिसको हम लोग बोलते हैं, छिलके की भांति ये दिख रही थी। तो हमने पूछा लोगों को ये है क्या, तो कुछ लोगों ने बोला ये शेर शाह का पुराना पथ है। बोले हम लोगों तो देखा नहीं इसको। फिर मैं आगे गया तो देख रहे पूरा बालू से ढका है। उसके बाद मैं इसके जो इसरो के बहुत सारे इमेज थे, जो हिस्टोरिकल इमेज थे, उन्होंने, मैं इसरो का हिस्टोरिकल इमेज को खंगालना शुरू किया, तो देख रहे हैं कि 1985 का मेरे को पहला इमेज जो मिला, उस समय कम्प्लीटली बालू से ढका हुआ है, ये दिख ही नहीं रहा था। हाँ, फिर 2009 का हमने एक इमेज देखा, उसमें थोड़ा सा डेहरी के साइड में थोड़ा सा 20 से 50 फीट के करीब मतलब हिस्से दिख रहे थे। 2014 का जब इमेज मैं देखा तो एक बड़े मतलब किसी एरिया में वो दिख रहा है, करीब मतलब 700 मीटर के आसपास। इसमें जगह जगह कलभट बने हुए हैं, पुलिया बने हुए, ताकि पानी ऊपरी क्षेत्र से आए तो आसानी से ये चला जाए। परंतु आज क्या हो रहा है कि वहाँ चूँकि ऊपरी हिस्से में एक डैम बना था बहुत पहले, वो भी भारत का दूसरा पुराना डैम है, एनीकट डैम बोलते हैं, वहीं पर ब्रिटिश टाइम में बनाया गया था, वो 1853 में बना था। उसके बाद तुरंत ही रेलवे लाइन के भी वहाँ पर पुल बन गया। अभी वो रेलवे पुल मतलब डिसमेंटल भी हो गया, किन्हीं कारणों से हो गया। तो वो जगह प्राचीन समय से ही काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा था, क्योंकि उधर से विंध्या का, इधर से कैमूर का,
वो मीटिंग पॉइंट था और उसके बाद सीधे प्लेन में आता था। जी। तो उसके आगे जाएंगे लोग तो फिर पहाड़ होकर के काटना पड़ेगा, उनको पहाड़ से जाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहीं पर बनाया और इसी अलाइनमेंट पर कई ऐतिहासिक स्मारक है। शेरशाह का मकबरा जो सासाराम में है, इंडो अफगान आर्किटेक्चर का बेहतरीन स्मारक है वो, वैसा कोई स्मारक है ही नहीं। हाँ, एकदम अद्वितीय है। आप देखेंगे बिल्कुल एक बड़ा सा जलाशय के बीच में वो बना हुआ है। और उसके पहले आप देखेंगे कि मॉरिस टाइम में भी इसी अलाइनमेंट पर आपको इंस्क्रिप्शन भी बहुत सारे मिलते हैं। ये आपको अशोक के अभिलेख मिलते हैं। इसमें सहस्राम का अभिलेख है जिसमें बुद्ध के बारे में चर्चाएं मिलती हैं। उसके बाद फिर एक्चुअली पहला जो अलाइनमेंट था वो सून में तो वहीं से गुजर रहा था, लेकिन वर्तमान जो अलाइनमेंट ये आपको मुगल सराय होकर के जो जा रहा है, पहले ऐसे नहीं था। वो सून को क्रॉस करने के बाद सासाराम से रोहतासगढ़ के क्षेत्र से ऐसे होते हुए और ये कैमूर में होते हुए और वाराणसी काशी जिसे हाँ काशी होते हुए और फिर ऐसे इलाहाबाद होते हुए मथुरा होते और आगरा होते हुए और ऐसे वो रास्ता लाहौर और फिर उधर पेशावर तक चला गया। हाँ, पेशावर तक चला गया था। अगर बात कर ले आप लोग के रिसर्च के बारे में या आर्कोलॉजिस्ट की ज़िंदगी के बारे में, मतलब क्या टफ लाइफ होता है आप लोग का? क्या कभी कुछ ऐसा चीज़ें होती है जब आप लोग जाते हैं और कुछ ऐसे सामना करने को मिलता है जो बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत खोजने के बाद भी वहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती है, प्रमाणित जिसे हम कहते हैं, तो उस वक्त क्या एहसास होता है कि भाई इतनी मेहनत करा हमने और हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन कहीं बिना कुछ मेहनत किए हमें वो सब चीज़ें मिल जाती है? तो वो एक्सपीरियंस कभी रहा आपका? देखिए, पुरातत्व एक ऐसा विषय है कि इसमें मिला तो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ना मिला तो भी उतना महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमें जो मान लीजिए कि संदेह रहता है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव फिक्स करते हैं कि यहाँ कोई पुरातात्विक अवशेष हो सकता है, तो उसकी तलाश में हम लोग खुदाई का काम करते हैं, खोज का काम प्रारंभ करते हैं। तो अगर नहीं मिला तो हमें संदेह से मुक्ति मिल गई कि अच्छा, हम जिस संदेह किए थे वो यहाँ है ही नहीं। तो ना मिलना भी हमारे लिए सफलता का विषय है और मिलना तो मतलब दोगुनी सफलता कह सकते हैं। ये बात है। जो स्टूडेंट्स है, यूथ हैं जो अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट या कौन सा स्ट्रीम होता है जिसके तहत वो इस स्ट्रीम में आ सकते हैं, इस कोर्स में आ सकते हैं या इस प्रोफेशनल से जुड़ सकते हैं? देखिए, पुरातत्व तो बहुत ही मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच का सब्जेक्ट है। इसमें सिर्फ आर्ट की ही बात नहीं है, ये साइंस, आर्ट से ज़्यादा ये साइंस है। किसी भी विषय को समझने के लिए पुरातत्व क्या है, इतिहास के लिए एक साहित्यिक जो स्रोत में हम पढ़ते हैं उसको भौतिक साक्ष्य ये देता है। ये तो उसको हम लोग समझने के लिए मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच से प्रयास करते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए कि कोई पत्थर की चीज़ें मिल गई, तो ये पत्थर की चीज़ें, ये पत्थर में क्या चीज़ है, ये कैसा पत्थर है, तो इसके लिए हमें जियोलॉजिकल नॉलेज भी होना चाहिए। उसमें रॉक के बारे में स्टडी होना चाहिए, उसके केमिकल कंपोनेंट के बारे में स्टडी होना चाहिए, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में होना चाहिए। तो यहाँ केमिस्ट्री, फिजिक्स और कला तो चल ही रहा है, ये इतिहास का विषय तो चल ही रहा है इसका। उसके बाद फिर हमें एंशिएंट जो स्क्रिप्ट है उसका भी नॉलेज इसमें होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। तो बेसिकली मैट्रिक करने के बाद जब वो ऑनर्स में लोग पढ़ते हैं तो इतिहास में जिनकी रुचि है तो वो इतिहास में ऑनर्स करेंगे, जियोलॉजी में है तो जियोलॉजी में वो करेंगे। लेकिन पुरातत्व को संभालने के लिए, इसको समझने के लिए हमें जियोलॉजिस्ट का भी ज़रूरत पड़ता है, इतिहास के विषय से भी आने वालों का भी ज़रूरत पड़ता है, यहाँ तक कि संस्कृत भी पढ़ने वाले उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। हाँ, वो भी इसमें काफ़ी अच्छा मतलब हम कह सकते हैं कि दर्शकों, इस फील्ड में अगर जो यूथ आना चाहते हैं, जो बच्चे आना चाहते हैं, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं,
तो उसके लिए उनको पर्टिकुलर वो सब्जेक्ट वो बाधा नहीं हो सकती, बिकॉज कि आप अगर हिस्ट्री लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं, बायो भी अगर आपका है, जूलॉजी भी है, तो आप इसमें आ सकते हैं। संस्कृत अगर भी ले है तो भी आपको इसमें करियर ऑप्शन काफ़ी अच्छा मिल जाता है। पुरानी चीज़ें हमें मिलती है तो उनका संरक्षण करना, उनका बचाव करना, ये लोगों को आप कैसे बताते हैं, या आपका जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वो उन सारी चीज़ों को कैसे बचा के रखते हैं? देखिए, संरक्षण तो एक नियमित प्रक्रिया है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, कोई भी मकान है, वो अगर 2, 4, 5 साल तक उसको झाड़ू कुछ साफ सफाई ना करे तो क्या स्थिति हो जाएगी, वहाँ झाड़ जंगल लग जाएंगे इसमें। तो ये एक नियमित प्रक्रिया है। और हम लोग चूँकि स्मारक जो होते हैं या जो भी अवशेष है, पुरातात्विक अवशेष है, तो वहाँ तो मान लीजिए सरकारी संरक्षित स्मारक है, लेकिन जो संरक्षित स्मारक नहीं है वहाँ तो कोई नहीं जा रहा है देखने के लिए इसमें। तो हम जागरूकता तो फैला रहे हैं लोगों को, लेकिन जागरूकता फैलाने से इसमें तो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी ज़रूरत पड़ती है ना, कि उनको साफ़ सफाई के लिए, उनको अगर कोई चीज़ें टूट गई है तो उनको फिर मरम्मत करना है, उनको संरक्षण करना है। इसमें चीज़ें खराब हो रही है तो फिर उसको आगे खराब ना हो, उसको रोकना है इसमें। तो पुरातत्व विभाग तो सभी जगह संरक्षण का जो इसका नियमित प्रक्रिया है उसी के तहत करता है। इसमें हमारे विभाग में अपने विभागीय स्किल्ड लोग हैं, मीन्स इंजीनियर हैं, हमारे विभाग में केमिस्ट हैं। तो ये सबके एक्सपर्टाइज को हम लोग यूटिलाइज करते हैं, और स्थानीय जो लेबरर्स होते हैं उनको, क्योंकि बहुत वर्षों से वो काम करते रहते हैं, तो उनको जानकारी हो जाती है कि कैसे किन चीज़ों को ये करना है। तो इसके तहत होता है, हम लोग संरक्षण में उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करते हैं, उसका पूरा पहले एनालिसिस कर लेते हैं कि किस प्रकार के मटेरियल इसमें लगा हुआ था, तो उसी मटेरियल को इसमें उपयोग भी किया जाता है इसमें, क्योंकि इतिहास के टेक्सचर कोई डिस्टॉर्ट नहीं हो, वो मतलब खराब नहीं हो। हाँ, उसकी जैसे स्वरूप थी, उस स्वरूप के अगर कोई टूटी हुई चीज़ें हैं ना, अगर उसी अवस्था में निकली है तो हमें उसी अवस्था में उसको मरम्मत करना है। ऐसा नहीं है कि कोई ईंट नहीं था तो हमें नया ईंट वहाँ लगा देना, ऐसा भी नहीं करना है। नहीं तो वो इतिहास के अवशेष के साथ छेड़छाड़ हाँ ऐसे हो जाता है। तो ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड का जो अवशेष मिला है, इसमें भी हमें कई बार मरम्मत के एविडेंस देखने को मिलते हैं उस वक्त। हाँ, उस वक्त के इसमें। और जब अंग्रेज लोग इसमें आए तो उन्होंने चूँकि बीच में स्लैब उन्होंने लगा दिया, तो हमें क्लियर दिखाई देता है कि इन लोगों ने चूना सुर्खी, जैसे पहले शेर शाह सूरी के ज़माने में जो यूज़ हुआ था, उसको तो किया ही, उसके साथ साथ फिर सीमेंट का भी इन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया। हाँ, सीमेंट का भी प्रयोग शुरू कर दिया। लेकिन सीमेंट का प्रयोग वहीं हो गया, जैसे मान लीजिए ब्रिटिश टाइम का कोई स्मारक 100 साल से पुराना है और वो राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है, तो अगर सीमेंट का उसमें उपयोग किया है तो फिर सीमेंट का ही करना पड़ेगा वहाँ। लेकिन जहाँ चूने सुर्खी का प्रयोग किया है तो वहाँ चूने सुर्खी का ही किया जाएगा, जहाँ मिट्टी के गारे किए गए हैं तो सिर्फ मिट्टी का किया जाएगा। अगर जैसे बात कर ले पुराने किले की बात कर ले, जैसे आगरा में है, दिल्ली में है और बहुत सारी जगह पुराना किला है, तो जैसे आपने कहा मरम्मत, तो उसकी जो अगर मरम्मत होती है, जैसे हुमायूं का मकबरा हम कह लें, और तो उसका जो मरम्मत जो होता है तो वो उसी चीज़ों से वो अवेलेबल होता है अभी, वो जो मिल जाता है सारी चीज़ें। पूरी कोशिश यही होती है, जैसे मान लीजिए मथुरा का सैंडस्टोन अगर लगा हुआ है तो उसमें मथुरा के ही सैंडस्टोन की अवेलेबिलिटी अगर है कहीं से मिल सकता है तो उसी को लगाया जाएगा। हाँ, वही मटेरियल लगा। और इसमें स्पेशल साइज का, जैसे मान लीजिए कि ईंट का जो भी आकार प्राचीन समय में लगा था ओरिजिनल दीवार में या संरचनाएं में, उसी आकार का स्पेशल साइज का ईंट को रीमॉडल किया जाता है और वही स्पेशल लगा। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी बातें, पुरानी बातें हमारे दर्शकों के सामने रखा, अपना कीमती वक्त निकाला हमारे खास कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। दर्शकों, आज हमारे साथ जो खास गेस्ट थे शंकर शर्मा जी, जो बहुत सारी चीज़ें हमें बता रहे थे, ख़ासतौर पे पुरानी चीज़ों को हम कैसे बचाव कर सकते हैं जो इतिहास में है।
अगर आपके आसपास भी वो सारी चीज़ें मिलती है जो आपको देख के लगता है कि ये बहुत कीमती है या आपने कभी देखा नहीं है, तो उसको आप बचा के रखें, उसको कहीं छुपा के अपने घर में रखने की ज़रूरत नहीं है। सरकार को इसको अवगत करें, बताएं उनको कि हमारे पास ये अवशेष मिला है, ये सारी चीज़ें मिली हैं, तो उसको हम दिखा सकें। अब वक्त तो चला है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन उससे पहले हमें आपके ख़तों का और मेल का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो आपका ख़त और आपका ईमेल हमें मिलता है तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आपका प्यार हमारे कार्यक्रम के साथ लगातार बना है। तो नोट कीजिए हमारा पता है निर्देशक डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड 80001। हमारा ईमेल आईडी है director ddkpatna@gmail.com।